आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड इवनिंग। 21 अगस्त, ये है दिन भर। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी की पूरी टॉप लीडरशिप आज अलीगढ़ में थी। पार्टी ने तय किया कि आज का दिन हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। एक दिन बड़े सवेरे खून का कतरा बहाए बगैर प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन करने का काम करें। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद करने के पीछे की सियासत और कल्याण सिंह की विरासत से करेंगे आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट आई है, कहती है कि गृह मंत्रालय के विभागों से जुड़े सबसे ज्यादा शिकायतें उनके पास पहुंची हैं। इसके अलावा कौन से विभाग के दामन पर कितने छींटे पड़े हैं, बताएंगे आपको। फिर पाकिस्तान के राष्ट्रपति का एक बयान जिसने सियासत में ला दिया है उबाल। उनका कहना है कि उन्होंने 2 बिल पर साइन नहीं किए। सरकार कह रही है कि वो कानून बन चुके हैं। इस पहेली को भी हम समझेंगे। और आखिर में बात करेंगे क्रिकेट की। एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई है। पाकिस्तान का पहला मैच है। टीम सिलेक्शन के बाद दोनों टीमों का एक कंपैरिजन पेश करेंगे। आखिर में भौचक भी आएगा। फिलहाल सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस गर्वित श्रीवास्तव से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बताया, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लूनर मॉड्यूल के बीच संपर्क हुआ स्थापित। 23 अगस्त यानी परसों से होनी है लैंडिंग। पीएम मोदी कल सुबह रवाना होंगे जोहान्सबर्ग। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल के मुंबई स्थित जुहू बंगले की नीलामी का नोटिस लिया वापस। 56 करोड़ रुपए के कर्ज का है मामला। गुजरात की रेप सर्वाइवर को सुप्रीम कोर्ट ने दी अबॉर्शन की इजाजत। हाईकोर्ट पर की कड़ी टिप्पणी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरसी के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 115 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। साल के आखिर में होने हैं सूबे में विधानसभा चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए रिपब्लिकन कंटेंडर्स की बहस में नहीं लेंगे हिस्सा। और एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। बुमराह और केएल राहुल की वापसी। रोहित शर्मा कप्तान और हार्दिक पांड्या चुने गए उप कप्तान। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। ये है दिन भर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जिनको समर्थक राम मंदिर आंदोलन का नायक समझते रहे, उन कल्याण सिंह की आज दूसरी पुण्यतिथि है। बीजेपी ने इसे हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मनाया। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में बड़ा कार्यक्रम भी हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गजों का जुटान हुआ। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर राम मंदिर का जिक्र आना स्वाभाविक था, तो आया भी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मसले को कोर्ट का जजमेंट लाकर, कोर्ट का जजमेंट आते ही एक दिन बड़े सवेरे खून का कतरा बहाए बगैर प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन करने का काम करें। कल्याण सिंह की एक पहचान ये भी रही है कि उन्होंने 2 बार बीजेपी छोड़ी। बावजूद इसके जिस स्केल पर बीजेपी के नेता आज कल्याण सिंह के लिए जुटे, राजनीतिक जानकार इसके और भी कई निहितार्थ निकाल रहे हैं। कल्याण सिंह लोध समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। यूपी में भाजपा को गैर यादव ओबीसी के बीच स्थापित करने में कल्याण सिंह की ही भूमिका कही जाती है। शायद इसीलिए परिवारवाद के मुखर आलोचक भाजपा कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह राजू भैया को सांसद बनाने से न तो परहेज करती है, न ही वो कल्याण सिंह के पौत्र मंत्री संदीप सिंह से कोई राजनीतिक दुराव रखती है। सवाल है कि कल्याण सिंह का दौर बीत जाने के बाद क्या अब भी कल्याण सिंह की राजनीतिक जमा पूंजी बरकरार है अगर तो कितनी है? पूछा हमने लखनऊ में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार अभिषेक से। देखिए, बड़ा ही फेमस वो बयान था, वो कोट था कल्याण सिंह का, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी सरकार गिराना मंजूर किया, उन्होंने जेल जाना मंजूर किया, उन्हें ये भी मंजूर था कि तमाम जो सजाएं हैं वो खुद झेल लें, लेकिन वो किसी सूरत में किसी कीमत पर एक भी गोली नहीं चलाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए, ये मेरा आदेश है। इसी बात को अमित शाह ने आज बकायदा इस मंच से कहा। देखिए, हिंदू गौरव दिवस और खास करके कहा जाए तो हिंदू हृदय सम्राट जैसा तमगा कल्याण सिंह को मिला। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए ये पूरा का पूरा अयोध्या आंदोलन की धुरी रहे और कल्याण सिंह ओबीसी के भी सबसे बड़े नेता थे बीजेपी के उस दौर में।
और अगर देखें तो कल्याण सिंह का जो जमाना था, कल्याण सिंह का जो मुख्यमंत्री काल था, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी सबसे बड़ा, सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर उनका माना जाता रहा है। तो एक साथ कई चीजों को सामने रखना और साथ साथ उस बड़े ओबीसी धड़े को साधने की एक ऐसी कोशिश। अब 2024 का में चुनाव भी है, 2024 में अयोध्या मंदिर का उद्घाटन भी है और 2024 के पहले कल्याण सिंह को इस तरीके से याद करने के लिए अमित शाह का आना, मुख्यमंत्री का आना और उनकी बातों को लोगों के सामने रखना, तो एक क्लियर कट मैसेजिंग है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो 2024 में एक बार फिर, चाहे वो राम मंदिर उसका माध्यम हो, चाहे कार सेवकों पर चलाई गई गोली का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसे लेकर बीजेपी लोगों के बीच में है, उनके जनमानस में उन बातों को याद दिलाती रहेगी और डेवलपमेंट या फिर जो सरकारी नीतियां हैं उसके इतर हिंदुत्व का जो उनका कोर मुद्दा है वो उसे पकड़कर चलेंगे। और यही संदेश आज इन्होंने दिया है और इन्होंने संदेश जो दिया है उसके लिए जो उन्होंने वक्त और जो जगह चुनी है वो कल्याण सिंह की की कर्मभूमि को चुना है। और चूंकि कल्याण सिंह एक ऐसी बिरादरी से आते थे जो हिंदुत्वनिष्ठ ओबीसी है, इसलिए ये बीजेपी का एक बड़ा एजेंडा है और जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभिषेक, बीजेपी कल्याण सिंह के बहाने पश्चिमी यूपी में भी कोई गोलबंदी कर रही है क्या? देखिए, ये कल्याण सिंह की आज दूसरी पुण्यतिथि थी और अलीगढ़ उनका कार्यक्षेत्र रहा है, अलीगढ़ में उनका घर भी है और अलीगढ़ को आज इसलिए चुना गया क्योंकि 2024 के लिए जो ओबीसी जो वोटर्स हैं, कहीं ना कहीं उनको एक सीधा संदेश देने का की एक वजह है और उसके पीछे ये माना जा रहा है कि वो इलाका है, चाहे वो अलीगढ़ हो, बुलंदशहर हो, एटा हो, इस तरह के जो इलाके हैं जहां लोध बिरादरी बड़ी तादाद में है और जो बीजेपी की कमिटेड और कोर वोटर मानी जाती है। तो आज जब ये एक रैली हुई एक तरीके से, तो इस रैली को मान करके ये चला जा रहा है कि ये 2024 की तैयारी है। अमित शाह खुद आए और उनके साथ मंच पर बड़े तमाम दिग्गज उत्तर प्रदेश के नेता, दोनों डिप्टी सीएम और सीएम सभी लोग मौजूद थे और जिस तरीके से हिंदू गौरव दिवस मनाया गया और खास करके मंच से 2024 में जब राम मंदिर की शुरुआत होगी, राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उस बात का जिक्र किया गया और राम मंदिर सीधे सीधे न सिर्फ हिंदुत्व बल्कि जुड़ता है कल्याण सिंह से। याद होगा कल्याण सिंह के दौर में ही वो बाबरी मस्जिद गिरी थी और उसके बाद जब अब वहां मंदिर बन रहा है तो एक मैसेज की कह सकते हैं कि ये शुरुआत है। जब आज मेरी बात हुई वहां लोगों से तो ये बताया गया कि लोग बहुत सारे बड़े तादाद में लोग पहुंचे थे, लेकिन ये 2024 की तैयारी है। आज अगर आप देखें तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने भी अपना एक ओबीसी का बड़ा कार्यक्रम किया और बीजेपी ने हिंदू गौरव दिवस के तौर पर इसे मनाया है। तो कल्याण सिंह उनके बड़े नेता थे, उनके क्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम उन्होंने रखा और कहीं न कहीं ओबीसी को एक संदेश और साथ साथ हिंदुत्व की बात। तो कुल मिलाकर के जो अमित शाह का भाषण था, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातें कही, ये साफ दिखाता है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसमें ओबीसी और खासकर ओबीसी वोट कितने हैं। आखिर में अभिषेक, मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा था कि बीजेपी कल्याण सिंह को अपने नायक की तरह भी पेश करना चाहती है क्या? जिस सूची में अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय को पार्टी रखती रही है। बिल्कुल, आप जिस तरीके से जो आपका सवाल है वो बिल्कुल सही है और बीजेपी सचमुच अब अपने उन नायकों को न सिर्फ चुन रही है बल्कि उन्हें प्रतिस्थापित भी कर रही है, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो। और अब सचमुच ये कहा जा सकता है कि कल्याण सिंह उनके हिंदुत्व के सबसे बड़े नायक, अलंबरदार, पोस्टर बॉय के तौर पर हैं और बीजेपी वो इस्तेमाल करेगी। और जब जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा तब आप देखेंगे कि उस दौर में निश्चित तौर पर कल्याण सिंह का चेहरा सबसे बड़े तौर पर रखा जाएगा। उनके दौर में ये घटना घटी, उनके दौर में एक तरीके से मंदिर का जो ये आंदोलन था अपने निर्णायक मोड़ पर था और उसी दौरान उन्होंने जो बातें कही या उनका जो एक्शन था वो बीजेपी के एक नायक के तौर पर, हिंदुत्ववादी पार्टियों के एक नायक के तौर पर उनके चेहरे को बीजेपी प्रतिस्थापित कर रही है और ये साफ साफ दिख रहा है। तो आपने जो सवाल किया वो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि 3, 4, 5 जो नायक हैं उसमें एक नाम निश्चित तौर पर कल्याण सिंह का जरूर होगा।
शुक्रिया कुमार अभिषेक। कल्याण सिंह को लेकर एक और जानकारी, अपने अंतिम दिनों में वो राज्यपाल की भूमिका में भी रहे। पहले उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, फिर बाद में उन्होंने राजस्थान की जिम्मेदारी संभाली। 21 अगस्त 2021 को 79 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था। देश और दुनिया के तमाम शोरगुल के बीच एक रिपोर्ट कल आई जो भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति की दिलचस्प कहानी कहती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC करके एक संस्थान है जो अलग अलग विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखती है। CVC ने साल 2022 की सालाना रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि पिछले साल भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ आईं। 2022 में केंद्र सरकार के विभागों और दूसरी सभी कैटेगरी के कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो कुल भ्रष्टाचार की 1,15,203 शिकायतें आईं। इनमें से 85,437 का निपटारा हुआ और 29,766 अब भी पेंडिंग चल रही हैं। ये रिपोर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को बड़ी चिंता बताते हुए इसके खिलाफ लड़ने की बात कही थी। देश में भ्रष्टाचार बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये आने वाले हैं। ये ईमानदार लोगों के लिए मैं कर रहा हूं जी। CVC की रिपोर्ट में वैसे तो ढेरों बातें हैं, लेकिन मेन बात यह है कि सबसे ज्यादा शिकायतें केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ, उसके बाद रेलवे और फिर बैंकों में काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ आई हैं। इस रिपोर्ट में और क्या बातें हैं, पूछा हमने जर्नलिस्ट काशिफ ककवी से। CVC की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 2022 में 1.25 लाख के आसपास यानी 1,15,000 के आसपास शिकायतें आई हैं और जिनका रिड्रेसल किया गया लगभग इसमें 80% या 70 से 80% शिकायतों का रिड्रेसल हो गया और 30,000 के आसपास अभी तक भी पेंडिंग है। अगर हम डिपार्टमेंट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा होम के मामले आए हैं, रेलवे में है और तीसरा बैंकिंग में है। तो होम अगर अब बाइफर्केशन में हम जाएं तो होम में भी 40,000 के आसपास शिकायतें आई थी, जिसमें 22,000 के आसपास अभी भी पेंडिंग है। ये आंकड़ा सबसे हाई है। और रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे का आंकड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है और बैंकिंग का भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये तीनों सेक्टर वैसे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लोगों को रूबरू करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल शिकायतों की तो शिकायतों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और करोड़ों लोग हर रोज़ सफ़र करते हैं। ऐसे में अगर वहाँ पे 40,000 या 30,000 शिकायतें आ रही हैं साल में तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा मैं कहूँगा कि नहीं है। और चूंकि रिड्रेसल सिस्टम वहाँ पे प्लेस है और तो करीब 60 से 70% रिजॉल्व हो जा रही हैं चीज़ें, बाकी नहीं हो रही हैं। जो नहीं हो रही मैं उस पर थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा कि जो चीज़ें नहीं हो रही उसमें जो बेसिक वजह है वो ब्यूरोक्रेसी की बात है। पॉलिटिशियंस या पार्टी का काम ये होता है या नेता का काम ये होता है कि एक माकूल इन्वायरमेंट दे दिया जाए, बजट दे दिया जाए और स्कीम दे दी जाए कि आप जनता के लिए काम करें। अब अगर उसमें कहीं पे कुछ गड़बड़ी आ रही है तो ये जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है कि उसमें दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर उसकी शिकायत कोई कर रहा है और उस पर रिड्रेसल नहीं हो रहा है तो ये एक बड़ी समस्या है। अब उसमें दिक्कत एक ये आती है कि चोर चोर मौसेरे, भाई हमने कहानी सुनी होगी। अगर कोई अधिकारी ब्राइबरी ले रहा है और दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत आती है ब्राइबरी की तो वो उस पर क्यों कार्रवाई करेगा। तो जो पेंडिंग के केसेस हैं अगर आप देखेंगे नज़दीक से तो ज़्यादातर में इसी तरह के मामले मिलेंगे कि CVC के अलार्म करने के बाद भी अधिकारियों के लिखने के बाद भी वो उसका एड्रेसल नहीं हुआ। काशिफ, होम मिनिस्ट्री और रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें हैं। सतर्कता आयोग की ओर से इसको लेकर चेतावनी भी दी गई थी। किस तरह के मामले हैं ये? जो रेलवे है या होम है तो ये दोनों जो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कि पुलिस ने मान लेते हैं कि किसी पुलिस वाले ने किसी के खिलाफ फर्जी FIR कर दी, अब उसकी शिकायत और उसको जेल भेज दिया, उसकी शिकायत अब उसके परिवार वाले कर रहे हैं। उन्होंने SP साहब को भी, उन्होंने कलेक्टर साहब को भी की, उन्होंने कमिश्नर साहब को भी की, सबको कर दी। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम जांच करेंगे, लेकिन उसका कोई जवाब उनको नहीं मिलता है। तो इस तरह की ये जो ग्राउंड से जो इस तरह की शिकायतें निकल करके आती हैं, ये होम डिपार्टमेंट, ये हालांकि हर जिले की हर स्टेट की अपनी अलग होती हैं, होम स्टेट का सब्जेक्ट है। सेंटर की मैं बात करूँ तो इस तरह की शिकायतें हर जगह पे हैं।
दिल्ली पुलिस जैसे होम डिपार्टमेंट के अंडर में आती है डायरेक्ट, तो उसमें भी इस तरह की शिकायतें बहुत आम हैं और उसका एड्रेसल नहीं होता है। चाहे वो कई बार आप देखेंगे कि एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, कई बार आप देखेंगे कि कोई फर्जी शिकायत करके एफआईआर कर दी गई। तो इस तरह की जो शिकायतें उस पर अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, या तो उसमें नेताओं का इशारा होता है या तो उसमें उनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट होता है। तो ये इस तरह की चीजें लगातार देखी जाती हैं। काशिफ, एक आखिरी सवाल, हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट भी आई थी, इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज का जिक्र था। अब सीवीसी की भी रिपोर्ट आई है। जिस तरह की बातें इससे सामने आ रही हैं, क्या ये सरकार की इमेज के लिए, खासतौर पर साल 2024 चुनाव के लिहाज से, आपको नहीं लगता कि काफी चैलेंजिंग होगा सरकार के लिए? हिंदुस्तान की राजनीति में एक ही बार ऐसा हुआ जब करप्शन को मुद्दा बनाया गया, वो 2012 और 13 के आसपास था। हालांकि अब उसको कहते हैं कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी थी कि कोल ब्लॉक को लेकर के 2000 लाख करोड़ के आसपास का स्कैम कैग की रिपोर्ट में बताया गया और उसके बाद फिर वो मुद्दा बना और आज कोर्ट उस पर कहता है कि कोई घपला ही नहीं हुआ। तो अगर हम बात करें 2024 के नज़रिए से, खास करके इन रिपोर्टों को लेकर के, तो देखिए मुझे नहीं लगता कि करप्शन को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आई हैं। जो एक तो ये कि दो इम्पॉर्टेंट बातें, एक तो ये कि जब से एनडीए सरकार आई है, चाहे वो 1 हो या 2 हो, रिपोर्ट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आती थी वो उनका आना, फिर उनकी फ्रिक्वेंसी में काफ़ी कमी आई है और काफ़ी हद तक क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। इस तरह की खबरें भी हैं कि जो उनके हेड बनाए जा रहे हैं वो भी उनके सिंपैथाइजर्स ही हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो रिपोर्ट के ऊपर ही आता है कि वो कितनी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स आ रही हैं, और अगर जो आ भी रही हैं तो उसमें कितनी ग्रेविटी है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें कि अभी जो सीवीसी की या कैग की रिपोर्ट जो आई, तो कैग की रिपोर्ट में जो बात निकल करके आई, मैं एक स्कीम उठा लेता हूँ आयुष्मान, जिसको लेकर के ये है कि 5 लाख का लोगों को फ्री इलाज मिलेगा। तो आयुष्मान की अगर हम बात करें तो आयुष्मान में अब जो बताया गया कि करीब 8 लाख या 9 लाख लोगों ने अपना जो मोबाइल नंबर है वो 999999 दिया है, करीब 1.25 लाख लोगों ने 8 दिया है। उसी हिसाब से कई जगह पे सिर्फ 0 है, एक परिवार में कहीं पे 250 लोगों को ऐड कर दिया गया है। तो ये इस तरह की चीज़ें आई हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों से इंडिविजुअल को पॉलिटिकल पार्टीज से दूर करता है, ये ऐसा नहीं है। और ये जो बाई एंड लार्ज चीज़ें निकल कर के आती हैं वो ब्यूरोक्रेसी को लेकर के आती हैं। आज जो अगर आप किसी भी बीजेपी नेता, प्रवक्ता या कार्यकर्ता से बात करेंगे तो वो ये कहेगा कि सरकार ने तो अपना काम किया, पॉलिसी बना करके दे दी, माहौल बनाया, अपने कार्यकर्ता दिए, लेकिन उसका रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा ढंग से और नीचे लेवल पे वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो ये ब्यूरोक्रेसी की दिक्कत है। अदम गोंडवी का शेर है, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक रेडियो से बात करने के लिए, काशिफ ककवी। पाकिस्तान उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था की हालत तो ऐसी है कि आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बातचीत करके जैसे तैसे देश की विदेशी मुद्रा भंडार को संभाला गया है। वहीं पॉलिटिकल फ्रंट पर भी चीजें कुछ खास बेहतर नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में है, तोशाखाना मामले की वजह से चुनाव कब ठीक ठाक होगा, वहां का इलेक्शन कमीशन ये भी नहीं बता पा रहा है। इन सब के बीच राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने यह आरोप लगाया है कि उन्होंने विवादित विधेयक जो अब कानून बन चुके हैं, उन ऑफिशियल सीक्रेट बिल और आर्मी एक्ट अमेंडमेंट पर कोई दस्तखत नहीं किया है, जबकि देश की जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उनका कहना है कि दोनों बिल अब कानून की शक्ल ले चुके हैं और इन्हें नोटिफाई भी कर दिया गया है। तो सबसे पहला सवाल है कि ऑफिशियल सीक्रेट बिल और आर्मी एक्ट अमेंडमेंट के तहत जो बदलाव हुए हैं वो क्या है? इमरान खान की पार्टी क्यों इससे असहज है? पूछा हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर अमिताभ सिंह से। देखिए, 2 इम्पोर्टेंट बिल्स हैं। एक तो है ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और उसी के साथ है पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2023। और ये दोनों बिल जो है सरकारें और आर्मी के पावर्स को बढ़ाती हैं। और ये जब नेशनल असेंबली का सत्र खत्म हो रहा था, यानी उसका टेन्योर खत्म हो रहा था, उसके बाद डिसॉल्व हो गया, उसी समय ये पेश किया गया था। और पेश करने के बाद इसको राष्ट्रपति के पास जाना था सिग्नेचर के लिए। राष्ट्रपति का ये कहना है, अलवी साहब का ये कहना है कि ये बिल को उन्होंने वापस करा दिया था पार्लियामेंट को और उनके स्टाफ ने उस पार्लियामेंट
को भेजा नहीं, जो उनकी हुकुमुदुली की ये उनका कहना है। और इसका सबसे खामियाजा वहां के पीटीआई के जितने भी समर्थक हैं या जो रूलिंग पार्टी के लीडर थे, जैसे शाह महमूद कुरैशी को आज अरेस्ट कर लिया गया। अलवी साहब जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी इमरान खान की पार्टी से जीत कर आए थे, बाद में प्रेसिडेंट बने। राष्ट्रपति का जो ये कहना है कि उनके दस्तखत के बिना ही कानून बन गए, वहीं राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट हाउस के कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया है कि उन्होंने कानून के हिसाब से काम नहीं किया। तो कानून है क्या वहां पर? अलवी साहब की बात क्या लीगल वे में दुरुस्त है? प्रावधान ये है पाकिस्तानी संविधान में कि अगर वो 10 दिन तक वापस अगर कोई ऑब्जेक्शंस के या कोई नोट के नहीं जाता है तो उस बिल को आप पार्लियामेंट फिर से डिस्कस करेगी। अगर कोई परिवर्तन नहीं करना चाहे पार्लियामेंट तो उसको फिर वापस प्रेसिडेंट के पास भेजेगी। उसके बाद 10 दिन का समय होता है उनके पास कि उनको साइन करके भेजना ही होता है। वो कानूनी तौर पे बाध्य हैं। प्रेसिडेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया और उन्होंने उस ग्रे एरिया का इस्तेमाल किया क्योंकि उनको पता था कि नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई, यानी सिर्फ सेनेट बची है, जो अपर हाउस है वो बची है, लोअर हाउस तो डिसॉल्व हो चुकी है। तो इसको अगर वापस करते हैं तो ये अपने आप ये बिल खत्म हो जाएगा। लेकिन यही हास्यास्पद स्थिति भी है कि एक प्रेसिडेंट की एक रिपब्लिक में हुकुमुदुली हुई है और उसमें क्या हुआ है कि आर्मी के पावर को और सरकार के पावर को, हम आर्मी ही माने दोनों को, उनकी पावर को बढ़ोतरी मिली है। यही नहीं, इसके चलते पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम गड़बड़ा गया है। अब गेंद जो है वो वहां के संवैधानिक कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पाले में गई है। अब वो कैसे इसको देखते हैं ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने भी गलती की है या अपने हिसाब से चालाकी की है कि उन्होंने उस बिल को वापस बिना साइन किए हुए भेजा। तो जाहिर है उसको नेशनल असेंबली के पास जाना था और वो गया नहीं, और वो गया नहीं, उनके पास फिर आ गया। तो वो चाहते थे कि इस बिल का डेथ हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अलवी साहब ने और वहां के जो हुक्मरान हैं उन्होंने उसका फायदा उठाया और उन्होंने उसको बिल बना दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बड़ी विकट स्थिति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और वहां भी देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट इस पर कैसे एक्ट करती है। पाकिस्तान में इस विवाद के बाद मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल पार्टी के कुछ नेताओं ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी से इस्तीफा भी मांगा है। आगे ये राजनीति क्या रुख लेती है, हमारी इस पर नजर रहेगी। अब बात करते हैं क्रिकेट की। एशिया कप 2023 को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज टीम का ऐलान कर दिया। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीम की घोषणा की। साथ में टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी मौजूद थे। जो आपके पास अवेलेबल रहता है आपको उसी से काम चलाना पड़ता है, और हमारे पास जो अवेलेबल है, जो बेस्ट है, जो परफॉर्म कर रहे हैं, हम उनको चांसेस देते हैं। यू कैन नॉट ओवरनाइट क्रिएट समवन हु कैन बोल इन द टीम, इट इज नॉट लाइक दैट। इंडियन टीम में केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। वहीं युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को भी मौका मिला है। हार्दिक पांड्या को बतौर उपकप्तान टीम में रखा गया है। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल बतौर ऑलराउंडर खेल रहे होंगे, इसलिए उन पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी भी होगी। हालांकि युजवेंद्र चहल का स्क्वाड में न होना सबको चौंका गया। लिहाजा कितना संतुलित है ये स्क्वाड और कौन रहा इसका एक्स फैक्टर, ये सवाल हमने पूछा आज तक रेडियो के खेल पत्रकार नितिन श्रीवास्तव से। देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि जो सिलेक्टर्स हैं, अजीत आगरकर जो चेयरमैन हैं और कप्तान हैं, राहुल द्रविड़ आज हेड कोच, उनको भी इस मीटिंग में बुलाया गया था। तो उनकी सोच क्या है, क्योंकि आप अपना कदम जो उठा रहे हैं वो वर्ल्ड कप की तरफ उठा रहे हैं और उससे ठीक पहले आप एशिया कप 50 ओवर के फॉर्मेट में खेल रहे हैं। तो यहाँ इस टीम जो सिलेक्शन आज हुआ उसमें हमें एक चीज तो बहुत साफ नजर आई कि जो सोच है वो ये है कि आप इन्हीं खिलाड़ियों, जो आज 17 खिलाड़ी चुने गए हैं, इन्हीं खिलाड़ियों में से आप अपने वर्ल्ड कप के भी खिलाड़ी चुनने वाले हैं। और साफ तौर पर अजीत आगरकर और रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई, मीडिया से बातचीत हुई, उसमें भी उन्होंने यही जिक्र किया। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक्स फैक्टर की बात करेंगे तो देखिए, जितने भी खिलाड़ी हैं वो रेगुलर प्लेयर्स हैं और लंबे टाइम से यही खिलाड़ी इन एंड आउट जो है वो लगातार टीम में खेल रहे हैं। अगर आप कुछ सीनियर प्लेयर्स को छोड़ दें तो रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, ये सब आपको रेगुलर खिलाड़ी जो है वो नजर आते हैं। अगर इंक्लूजन की बात की जाएगी तो यहाँ तिलक वर्मा, उनका नाम जो है यहाँ पर जरूर शामिल किया है डायरेक्टर्स ने। अभी हमने देखा कि पिछले वेस्ट इंडीज दौरे में उसी तरीके से कर रहे थे
तो कहीं ना कहीं उसका उनको फायदा मिला है। अब तिलक के लिए भी यही चैलेंज होगा कि क्या वो अपनी 11 में जगह बना पा रहे हैं, या फिर यही तिलक वर्मा जब वर्ल्ड कप की स्क्वाड आएगी जो 15 आएगी, क्या उसमें वो होते या नहीं, ये भी काफी देखना जो है वो दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा एक नया नाम है, जिनको अभी वेस्ट इंडीज में इनको भी टेस्ट किया गया है, उनको भी टीम में रखा गया है। दूसरी चीज जो बड़ा सवाल था वो ये था कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, ये दो खिलाड़ी जो कि चोट से परेशान थे, क्रिकेट से जो है 5-6 महीने से लगातार दूर रहे हैं, एनसीए में रिहाब कर रहे थे, इनको लेकर जो है जो डिसीजन सेलेक्टर्स ने लिया है वो काफी बड़ा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर बताया कि केएल राहुल जो है वो अभी फुली फिट नहीं है, लेकिन उनको टीम में शामिल किया गया है। अभी उनको ये भी जो है उम्मीद पूरी तरीके से नहीं है कि क्या वो एशिया कप का जो पहला मुकाबला है भारत का पाकिस्तान के साथ, वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। नितिन, लंबे अरसे से चौथे नंबर के बल्लेबाज की बात हो रही थी, प्लेइंग 11 में किसकी जगह बनती दिख रही है आपको? देखिए, नंबर 4 की जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, ये बड़ी लंबी प्रॉब्लम रही है, परसिस्ट कर रही है भारतीय टीम के साथ। हमने 2019 वर्ल्ड कप में भी देखा था कि नंबर 4 को लेकर काफी हिचकिचाहट रही है। बहुत सारे प्लेयर्स को टेस्ट किया गया है ऑन एंड ऑफ। हमने अलग अलग टूर्नामेंट्स में भी देखा है कि टीम मैनेजमेंट ने बहुत सारे खिलाड़ियों को टेस्ट किया है। अगर आप ऐसे देखेंगे, शायद युवराज सिंह के बाद नंबर 4 पर स्टेबिलिटी आपको नजर नहीं आई है, और इस चीज से भली बात टीम मैनेजमेंट और कप्तान कोच सभी लोग वाकिफ है। यहाँ जो सबसे बड़ी चीज है, क्या केएल राहुल अगर पूरी तरह से फिट होते हैं, नंबर 4 पर आते हैं, तो आपके जो है खिलाड़ी वही होंगे। श्रेयस अय्यर भी है जिन्होंने नंबर 4 पर बहुत खेला हुआ है। तो ये दो खिलाड़ी का वापस आना टीम में आपको कहीं ना कहीं नंबर 4 की पोजीशन को मतलब शॉर्ट करते हुआ नजर आता है। तो चूंकि केएल राहुल आपके विकेट कीपर बैट्समैन है और उनकी जगह पर रिजर्व के तौर पर आप इस टीम में देखेंगे संजू सैमसन को रखा गया है। वहीं दूसरा जो विकेट कीपर है वो ईशान किशन भी इस टीम के अंदर में है। तो अब यहाँ पर यही देखना होगा कि क्या आप अगर केएल राहुल पूरी तरीके से फिट होकर नहीं मैच खेलते हैं, तो उनमें उस सिचुएशन में आप जो रिजर्व को लेकर जा रहे हैं संजू सैमसन, आप उनको मैच मौका देते हैं या फिर आप ईशान किशन को मौका देते हैं? नितिन, भारत अपना पहला ग्रुप मैच पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कैंडी में क्योंकि 2 सितंबर को खेलने वाला है, आखिर में एक सवाल पाकिस्तान टीम को लेकर भी करता हूं कि उनके भी स्क्वाड की घोषणा हो गई है। अगर ऑन पेपर तुलना करें तो कौन सी टीम कहां खड़ी नजर आती है आपको? जी बिल्कुल, देखिए भारत पाकिस्तान जब भी किसी भी टूर्नामेंट में आमने सामने होते हैं तो वो एक हाई प्रोफाइल बड़ा मैच अपने आप बन जाता है। और ओडीआई में अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान की टीम के पास भी बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं और उनका पास्ट रिकॉर्ड भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा नजर आ रहा है, टीम भी बैलेंस नजर आ रही है। और यहाँ एशिया कप मुझे ऐसा लगता है कि शायद वर्ल्ड कप का प्रिपरेटरी कैंप है सभी टीमों के लिए, खासतौर से भारत और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी जब इंडिया पाकिस्तान 14 अक्टूबर को आमने सामने होगी तो वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला होगा, सबकी नजरें उस पर होंगी। और एशिया कप के बाद तुरंत आप यहाँ पर खेल रहे होंगे, भारत के सामने आप पाकिस्तान आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोनों ही टीमें एशियन टीम है और दोनों ही टीमें एक दूसरे को भली भांति जानती है कि क्या है कॉम्बिनेशन, कौन सा खिलाड़ी कैसा है, एक दूसरे के आमने सामने बहुत बार हो चुके हैं। यहाँ मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान इस बात से बड़ी जो है अवेयर होगी इंडियन कंडीशंस क्या है, और भारत के पास टेंटेटिव वो भी अपने घर पे होमवर्क तो कर ही रहे होंगे कि भारत कौन से ऐसे 11 या 15 जो है अनाउंस करेगा जो फाइनली जाकर उस दिन मैच के दिन 11 में बदलेंगे। तो देखते हैं भारत और पाकिस्तान जब आमने सामने होंगी एशिया कप में कौन जो है ऑन पेपर मजबूत नजर आता है। लेकिन अगेन भारत जो है जरूर जो है पाकिस्तान को मात देने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की अभी तक परफॉर्मेंस रही है रोहित शर्मा इन टीम की, उससे तो यही नजर आता है। शुक्रिया नितिन। और एशिया कप जो है पाकिस्तान की मेजबानी में हाइब्रिड मॉडल में खेला जा रहा है। कुल 13 मैच होने, इसमें 4 मैच पाकिस्तान में होंगे जबकि फाइनल समेत बाकी 9 मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे। इस बार एशिया कप वनडे फॉर्मेट में हो रहा है। और अब बारी भौचक की, सुनिए गर्व श्रीवास्तव से। क्राइम को रोकने के लिए दुनिया भर में अलग अलग तरह की कोशिशें की जाती हैं। कहीं आप सुनेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट को एडवांस किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, नए क्राइम प्रिवेंशन यूनिट खोले जाते हैं, काउंसलिंग होती है और पता नहीं क्या क्या। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी क्राइम को रोकने के लिए कमर कस ली है, लेकिन वो इन तरीकों से नहीं, हिंदू पांचांग के जरिए ऐसा करने वाले हैं। सुनिए पूरी भौचक खबर। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने एक सर्कुलर जारी किया है। डीजीपी विजय कुमार की तरफ से जारी किए गए आदेश में साफ लिखा गया है कि हिंदू पांचांग के अंधेरे पक्ष यानी
कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद रात के समय अधिक घटनाएं होती हैं। रात के अंधेरे में होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने के लिए थाना प्रभारी हिंदू पांचांग की अमावस्या तिथि से एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद खास सतर्कता बरतें। साथ ही ये भी कहा गया है कि सीनियर लेवल पर ये एनालिसिस हर महीने किया जाए। अपराध का CCTNS और डायल 112 से सूचनाओं का मिलान करके क्राइम मैपिंग कराई जाए और ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाए जहां अमावस्या की तारीख के आसपास क्राइम हुआ है। सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्रों में क्राइम मैपिंग के मुताबिक हॉटस्पॉट चिन्हित करके गश्त करेंगे। यही नहीं, DGP विजय कुमार के इस 3 पेज के सर्कुलर के साथ अगस्त महीने का हिंदू पांचांग भी भेजा गया है ताकि अफसरों को पता रहे कि अगस्त महीने में 16 तारीख और सितंबर अक्टूबर की 14 तारीख को अमावस्या पड़ेगी। पांचांग भेजने के पीछे मकसद ये है कि पुलिस अधिकारी पहले से अपने काम की प्लानिंग कर सकें। क्राइम को कम करने की तमाम कोशिशों में से हिंदू पांचांग की मदद लेने का ये तरीका फिलहाल सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही अपनाया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसकी अपार सफलता से मुग्ध होकर पूरे देश में पांचांग के जरिए जुर्म कम किया जा सके। गर्वित, आज तक रेडियो। तो दिन भर में आज इतना ही। चूंकि दिन सोमवार है तो नामी गिरामी का एक नया एपिसोड आज आने वाला है। अभी कुछ ही देर में आएगा। स्वच्छता के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए जिसकी खूब सराहना हुई, उन बिंदेश्वर पाठक की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से आपको आज सुनने को मिलेंगे। कुछ कहना हो पॉडकास्ट को लेकर तो लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। दिन भर प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने, साउंड मिक्सिंग थी सचिन त्रिवेदी की। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।